Nicole Fernandez, and we have with us a very renowned, a very famous and fearless paranormal investigator, Mr. Jay Alani. Please welcome. Hi, Jay. Hi, Namaste. How are Hi, you all? Namaste. How are you all? I am amazing. I hope you're doing fantastic. Yes, absolutely. Yes, absolutely. Yeah. So I would open the question with when you talk about paranormal activities, तो हमेशा औरतों को ही इस पे टारगेट किया जाता है, हमेशा औरतों के बारे में बात की जाती है, लाइक विच हंट इज देयर, चुड़ैल बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे औरतों को मार दिया जाता है. व्हाट वुड यू कमेंट ऑन इट? वेल आई थिंक कि Well, ये I एक think कि सोशल ये एक स्टिग्मा है सोशल जिससे स्टिग्मा हमें है बाहर जिससे आने की हमें जरूरत बाहर है। आने की जरूरत है. और और मैंने पिछले 10 सालों में मैंने पिछले इसके 10 ऊपर सालों में काफी ज्यादा इसके ऊपर काम काफी करने की ज्यादा काम कोशिश की करने है। की कोशिश की है. एंड एंड जहां तक मैं समझता जहां हूँ तक कि मैं समझता हूँ कि इसमें एक हमारी इसमें एक हिस्ट्री, हमारी माइथोलॉजी, हिस्ट्री, ये सब कुछ माइथोलॉजी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। शुरुआत से ही हमने औरतों को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया है जिसमें कि हम उन्हें हमेशा एक इविल स्पिरिट या भूत या चुड़ैल ये दिखाने की कोशिश करते हैं। पिछले 10 सालों में विच हंट के करीब 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अ, अभी कोविड के पेंडेमिक के लॉकडाउन के दौरान भी एक मामला आया था बिहार के मुजफ्फरपुर से। सो ये जो इश्यूज हैं ये ऑफ कोर्स ये प्रिविलेंट है सोसाइटी में। एंड जो कंटेंट इंडस्ट्री है, जो भी मूवीज बना रहे हैं या सीरीज बना रहे हैं या जो भी इस चीजों के इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आई थिंक ये कंटेंट इंडस्ट्री को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा इन देयर अप्रोच। एवरीवन एवरीवन इज जस्ट बिहाइंड क्लिक बेटिंग कि कैसे किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा हम सेंशनलाइज कर दें। मेरे ख्याल से वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंडियन कंटेंट इंडस्ट्री के बारे में, चाहे वो मीडिया हो या फिर इंटरनेट आर्टिकल्स, वेब सीरीज वगैरह वगैरह, ऐसे जो कुछ भी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो लैक कर रही है, वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स एनीथिंग। बट इन टर्म्स ऑफ पैरानॉर्मल और माइथोलॉजी और ये भूत प्रेत, इसमें तो बिल्कुल ही कोई भी रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं कर रहा है। एवरीबडी इज जस्ट लाइक शोइंग टू सेंशनलाइज थिंग्स, जबकि हम ये बात भूल जाते हैं कि इसका जो डायरेक्ट असर है वो हमारी जिंदगी पर पड़ता है। और इन रिजल्ट ये है कि आज हमारे सामने ऐसे कई मामले आते हैं जहां औरतों को चुड़ैल डायन बताकर पीट दिया जाता है, मार दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, उनका सोशली बॉयकॉट कर दिया जाता है। और आज भी जब एक फिल्म में एक भूत की कास्टिंग की बात होती है तो उसमें एक लड़की को ही रखने की कोशिश की जाती है कि हमारी जो सेंट्रल कैरेक्टर होगी, जो भूत होगी, वो एक लड़की होगी। तो ये कुछ सोशल स्टिग्मास हैं जो है प्रिविलेंट है सोसाइटी में। आई डोंट नो कैसे इसका काउंटर किया जाए। बट जहां तक मेरी बात है, मैं अपने काम से ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ लोगों के सामने पैरानॉर्मल रियलिटी यानी कि जो सच्चाई है वो सामने लाने की, रादर देन क्लिक बेटिंग। लेट्स सी, आई थिंक धीरे धीरे बदलाव होंगे, धीरे धीरे चेंजेस होंगे, बट राइट नाउ इट्स इन अ वेरी प्रिटी बैड स्टेज। ऐसी कोई स्टोरी आपने एनकाउंटर की है जहाँ पे एक लेडी वाज बीन टारगेटेड एज अ चुड़ैल और लाइक विच, एंड देन यू हैव bashed it, you have cracked the story? एब्सोल्युटली यस, आई Absolutely, डिड। yes, I मैं did. आपको मैं एक आपको एक एक किस्सा बताता हूँ। पटना पटना शहर का एक किस्सा बताता हूँ। सो बेसिकली मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक फैमिली ये क्लेम कर रही थी कि अ, हमारे घर में अपने आप आग लग जा रही है, हमारे घर में कोई भूत प्रेत का साया है। मैंने कहा ठीक है। मैं जब वहां पहुंचा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और मैंने चीजों को देखने की कोशिश की, तो मैंने देखा उनके घर में वाकई सोफा, टीवी, ये सब कुछ जला पड़ा हुआ है और चीजों में अपने आप आग लग जा रही थी। फैमिली बहुत ज्यादा डरी हुई थी, बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। मैंने ये भी देखा कि उन्होंने कुछ झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, ये सब कुछ किया था। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा था कि ये गेम है क्या। बेसिकली उस जगह पर एक पैरानॉर्मल कॉन्स्पिरेसी काम कर रही थी। अब पैरानॉर्मल कॉन्स्पिरेसी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे सोसाइटी में पैरानॉर्मल कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती है। उस फैमिली ने एक पैरानॉर्मल कॉन्स्पिरेसी रची थी जिसमें कि वो अपने, एक पड़ोसी महिला थी, उनको एक चुड़ैल के तौर पर, जो काला जादू करती है, इसके तौर पर वो स्टैब्लिश करना चाह रही थी। उसके बारे में उन्होंने हर जगह बात की। उन्होंने मुझसे भी कहा कि भाई ये जो हमारे पड़ोस में जो औरत रहती है ये चुड़ैल है, इसने हम पर काला जादू किया है जिसकी वजह से हमारे ऊपर प्रॉब्लम शुरू हो रही है। अब जिस तरीके से उन्होंने ये बातें करनी शुरू की धीरे धीरे, वो आसपास के मोहल्ले में और घरों में वो एक बहुत ही गुस्से वाला जो एटीट्यूड था वो आने लगा था उस औरत के खिलाफ। हकीकत ये थी कि ये वो दोनों औरतें आपस में रिलेटेड थी।
और प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। एक फैमिली वेल टू डू थी, बड़ी फैमिली थी, दूसरी तरफ इस औरत का एक बेटा था, वो भी बाहर कहीं नौकरी करता था, ये अकेली रहती थी, जिसकी वजह से इसको फ्रेम करना बड़ा आसान हो गया था। तो इस फैमिली ने एक वेल प्लान तरीके से इसको फ्रेम किया, और आई गेस कि अगर सही टाइम पे वो पब्लिक एंगर में काबू नहीं कर पाता तो शायद उसकी लिंचिंग हो जाती एक चुड़ैल के नाम पर। तो ऐसे कुछ केसेस जो मेरे सामने आते हैं उनको मैं रोकने की कोशिश करता हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन मैं जाहिर सी बात है ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो मेरे सामने नहीं आ पाते, और वहां पर मैं कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए व्हेनेवर आई डू एनीथिंग, मैं हमेशा ये बात रखने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके आसपास कुछ भी ऐसा हो रहा हो तो प्लीज उसको रोकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि किसी इंसान के पास सुपर पावर्स है नहीं। चाहे वो बाबा हो, कोई तांत्रिक हो, कोई औगड़ हो, औजा हो, मौलवी हो, प्रीस्ट हो, या कोई औरत हो, किसी के पास सुपर पावर्स नहीं है जो किसी के ऊपर हार्म या किसी का फायदा पहुंचा सकता है। तो आई थिंक ये करना बहुत जरूरी है। ऐसे केसेस आए हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है पोजेशन। जब हम कहते हैं किसी के ऊपर भूत आ गया, किसी के ऊपर साया आ गया, प्रेत आ गया, हवा आ गई, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से कहा जाता है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो औरतों का बहुत इस्तेमाल भी किया जाता है। मतलब अगर आप बीइंग अ फीमेल किसी ऐसे बाबा तांत्रिक औगड़ ओझा मौलवी मौलवी के पास चले जाए और बोले कि भाई हम पजेस्ट हैं, तो पहली चीज वो करता है, वो सबसे पहले आपको सेक्सुअली हरास करने की कोशिश करता है। और ऐसे हजारों मामले हमारे सामने हर साल आते हैं जिसको मीडिया भी कवर करती है, बट अफसोस हम उसके बारे में कोई सब्सटैंशियल कदम नहीं उठाना चाहते, या शायद नहीं उठा पा रहे। सोसाइटी मेंस्ट्रुअल वुमेन को हमेशा हम देखते हैं कि शी इज इम्प्योर, और जिसने अभी बेबी डिलीवर भी की है, और लाइक किसी की शादी हो रही है तो मेहंदी है लगी या तो हल्दी हुई है, वी ऑलवेज कीप देम लाइक आप घर पे रहो, बाहर मत जाओ। सो इट्स अबाउट लाइक कि अगर आप बाहर जाओगे तो आपको बाहर से कुछ हो सकता है, लाइक कहीं से भूत प्रेत आपको लग सकते हैं, इसीलिए बाहर नहीं जाने देते हैं। तो ये ऐसे लड़कों पे नहीं होता है, सिर्फ औरतों को ही ऐसे सप्रेस करके रखा हुआ है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नहीं, इसके अलावा और भी मैं आपको ऐड कर देता हूँ, जैसे कि ऐसा कहते हैं कि लड़कियां अगर खुले बाल रख के रात में बाहर जाती हैं तो भी भूत उनके ऊपर आ सकता है। या फिर अगर उन्होंने किसी तरीके का स्पेशल परफ्यूम लगाया हुआ है या ज्यादा मेकअप किया हुआ है और तब वो बाहर जाती हैं तो भी उनके साथ ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है, ये पुराने जमाने में लड़कियों को बाहर निकलने से रोकने के लिए ऐसी कहानियां गढ़ दी गई, जिससे कि इंसान थोड़ा डर जाए और बाहर ना निकले। बाद में धीरे धीरे जैसे जमाना बदला, किसी ने लॉजिक पूछना जरूरी नहीं समझा, जो कुछ भी चला आ रहा है वो चला आ रहा है। ना हम उसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं, ना हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ना हम उसके बारे में कुछ अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। जहां तक रही बात फीमेल्स की, तो हकीकत तो ये है कि चाहे हर वर्ग की आप बात कर रहे हैं, बट स्पेशली पैरानॉर्मल वर्ल्ड में ये बात सच है और ये होता है कि फीमेल्स के साथ बहुत ज्यादा उनका शोषण हो रहा है अलग अलग तरीकों से व्हेन इट कम्स टू पैरानॉर्मल वर्ल्ड, चाहे वो कुछ मान्यताएं हो या बिलीफ सिस्टम हो। लेकिन एक और हकीकत ये भी है कि हम इसके बारे में कोई काम कर नहीं रहे। फेमिनिज्म जब आया तो मुझे लगा कि यार ये जो फेमिनिज्म का जो एनवायरनमेंट पूरा आया है, ये काफी रेवोल्यूशनरी होने वाला है, ये काफी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा। बट लेट्स फेस इट, यू अग्री विथ मी और नॉट, बट फेमिनिज्म जो है वो बस एक मॉडर्न डे टर्म बन के रह गया है, जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, टीवी चैनलों पर, एसी ऑफिस में बैठी हुई महिलाओं तक तो पहुंच रहा है। लेकिन जिनको वाकई फेमिनिज्म की जरूरत है, जो गांव में महिलाएं हैं जिनके ऊपर आज भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, पैरानॉर्मल तरीके से अंधविश्वास के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, इस देश में जितने भी रेप्स होते हैं, उन रेप्स का एक बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसा है जो ये बाबा तांत्रिक औघड़ ओझा मौलवी पंडित ये लोग करते हैं। मतलब ये ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये किसी धर्म के खिलाफ है, नहीं, हर चीज में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। ये वो लोग हैं जो किसी भी चीज का गलत रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो हर साल ऐसी हजारों खबरें हमारे सामने आती हैं, कई ऐसी खबरें होती हैं जो हमारे सामने नहीं आती। मुझे लगता है कि फेमिनिज्म की असल जरूरत इन लोगों को है और इन तक पहुंचना चाहिए, बट अफसोस ये पहुंच नहीं पा रहा है। आई गेस कि विद टाइम थिंग्स शुड चेंज। आई कैन ओनली होप सो एंड प्रे फॉर इट। There is a place called Meeradatta in Mumbai and also in several places of India where you can see women or men who have been possessed, उन्हें चेन करके रखा हुआ है। I hope you know about it.
आपने आई नो सुना ही अबाउट होगा। इट, यस यस यस, तो वहां पे मेजोरिटी ऑफ वुमेन्स ही होती है, नॉट मेन। मेजोरिटी ऑफ वुमेन्स आर बीइंग लाइक चेन्ड देयर एंड केप्ट फॉर मेनी इयर्स, फॉर मेनी मंथ्स एंड स्टफ, एंड उनकी खुद की फैमिलीज को छोड़ के जाती है वहां पे। What do you think? How could we change the situation for a woman? Like, being a women oriented portal, I'm asking the question: what step we can take to change this whole thing? देखो यहाँ पर तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हमें गौर करने की जरूरत है। सबसे पहली बात, हमें पैरासाइकोलॉजी की तरफ थोड़ा सा मुड़ने की जरूरत है। ब्लैकमोर की स्टडी 2007 में उन्होंने एक स्टडी की थी। उनके हिसाब से पैरानॉर्मल का जो बिलीफ सिस्टम है वो एज, जेंडर, प्लेस, कहां पर वो रह रहे हैं, किस तरीके की लाइफस्टाइल वो लीड कर रहे हैं, इन सब पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जब हम बात करते हैं मेल और फीमेल की, तो फीमेल्स का जो पैरानॉर्मल बिलीफ सिस्टम है वो सुपर नेचुरल पे ज्यादा यकीन रखता है, यानी कि भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन, पिशाच, राक्षस, जिन वगैरह वगैरह। मेल्स का जो पैरासाइकोलॉजिकल सिस्टम है वो ज्यादा फंक्शन करता है यूएफओ, एलियंस, बिग फुट, ऐसी क्रीचर्स के ऊपर ज्यादा यकीन रखता है। तो एक तो यहां पर ये एक पैरासाइकोलॉजिकल डिफरेंस है ही है बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। दूसरा क्या है कि हमारा अप्रोच जो है वो बहुत ही गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप या मैं, हम दोनों में से किसी को शारीरिक तौर पर कोई तकलीफ हो जाती है, हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हमें चोट लग जाती है या हमें कुछ भी हो जाता है, तो हम पहली चीज क्या करेंगे? हम पहली चीज करेंगे कि हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे। हम एक डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से पूछेंगे कि भैया बताइए क्या क्या इसका इलाज है और कैसे कैसे करना है। फिर डॉक्टर आपको बताएगा कि यार इसके ऑपरेशन होगा या दवाइयां लें आप या जो भी करें आप, वो आपका एक पूरा प्रोसेस होता है। आप वो करते हैं और आप वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्या आप ऐसा करेंगे कि मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया, जैसे अभी मेरा अक्टूबर में एक एक्सीडेंट हुआ था, मेरी हील बोन टूट गई थी। तो जब मेरी वो हील बोन टूटी, तो क्या मैं वो हील बोन लेके किसी तांत्रिक के पास जाता कि भाई इसको जोड़ दे? और अगर मैं जाता तो वो कह देता कि हाँ शायद मैं जोड़ दूंगा, लेकिन हकीकत तो ये कि वो जुड़ता नहीं। ठीक वैसा ही फीमेल्स के मामले में, पैरासाइकोलॉजी के मामले में, पैरानॉर्मल वर्ल्ड में हो रहा है। जब आपको ऐसा लगता है कि आपके घर की किसी महिला, लड़की, जो भी है, उसके ऊपर कोई ऐसा सिम्टम आ रहा है जो आपको लगता है कि यार इसमें सुपर नेचुरल कुछ हो सकता है, तो आप पहले किसी डॉक्टर के पास जाओ ना। आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलो, किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलो। जब आपको वो मना कर दें कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, फिर आप कोई ऑल्टरनेट ढूंढो। मतलब ये जो डॉक्टर्स होते हैं जो आपको बोलते हैं कि भाई अभी हमारे बस की बात नहीं है, ये सिर्फ फिल्मों में दिखाई देते हैं। रियल लाइफ में ऐसे डॉक्टर्स नहीं होते। रियल लाइफ में आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो आपको इलाज बताएंगे, लेकिन हम वो एरिया एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि वहां पर हमारी सोशली बदनामी होगी। अगर हमारे घर की लड़की या हमारी माता या हमारी बहन या मेरी बीवी अगर किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाती है तो लोग उसको पागल बोलेंगे, फिर एक सोशल एक स्टिग्मा आ जाएगा, फिर वो उसको एक टैबू बन जाता है, बदनामी हो जाएगी। इससे अच्छा है किसी तांत्रिक के पास ले चलो। और जब आप एक ऐसी जगह पर, एक नॉर्मल हेल्दी माइंड भी जब आप एक ऐसी जगह पर चले जाते हैं, तो आप भी अजीब से एक्ट करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पहला अप्रोच है हमारा टुवर्ड्स दीज थिंग्स, वही गलत है। वही हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत है पूरा। एक किसी इंसान, जैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्या बताता है, एक औरत कैसे भूत हो जाएगी, उसके बाल खुले हो जाएंगे, वो अपने आप को मारने पीटने लगेगी, दूसरी आवाज में बात करने लगेगी, वो अजीब अजीब से बिहेव करने लगेगी। लेकिन ये सारे साइंस साइकोलॉजी के भी तो हो सकते हैं ना। तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहीं पे गड़बड़ी है, उसके आगे की तो फिर लीड तो छोड़ ही दीजिए। तो ये मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है, तो जो फर्स्ट थॉट विच कम्स टू योर माइंड, वहां पर आपको चेंज करने की जरूरत है। कुछ हो जाए तो लाइक अभी नई मूवी जो आई थी लक्ष्मी बॉम्ब, तो उसमें भी यही था कि उसे पोजेस हो जाती है, फिर वो तांत्रिक ले आते हैं। आपने शायद मूवी देखी हो अगर तो नहीं, मैंने फिल्म तो नहीं देखी है। That is how the whole concept is, like how the women have been possessed. फिर तांत्रिक घर आते हैं, निकालते हैं and all. It's always been about women, not about men. It's always about that. I would put your second question. As a kid, सबको डर लगता है बचपन में। आपको कभी डर लगा है? देखो, पता नहीं क्यों, जैसे हर इंसान में 9-10 तरीके के इमोशंस होते हैं जिनको हम नर्वस भी कहते हैं। तो उसी में से एक इमोशन होता है फियर। तो ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनमें कुछ लोगों में अलग अलग तरीके के इमोशंस जो है, कुछ ज्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ लोगों में नहीं होते हैं। जैसे कुछ लोग बहुत हंसमुख होते हैं, कुछ लोगों को आप कितना भी अच्छा जोक बोल दो वो हंसेंगे नहीं। कुछ लोग हर बात पे दुखी हो जाते हैं,
कुछ लोग लाइफ में एकदम केयर फ्री होते हैं, ये स्वभाव होता है। उसी तरीके से मेरा एक स्वभाव रहा है बचपन से नेचुरली, मुझे डर पहले से ही नहीं लगता था। इट्स नॉट लाइक कि भूत प्रेत से नहीं, किसी भी चीज से नहीं। मतलब मुझे याद है जब मैं क्लास में फेल भी हो जाता था तो मुझे ना क्लास टीचर से डर लगता था, ना मैं ये सोचता था कि पापा क्या बोलेंगे, ना मुझे कभी अपने रिजल्ट ऑल्टर करने की जरूरत पड़ी। तो ये सारी चीजें, तो ये वो जो एक डर वाला इमोशन है वो शुरुआत से ही कम रहा है मेरे अंदर। ऐसे कैसा रहा ये आपका सफर बोरेवली नेशनल पार्क से लेके भानगढ़ तक? अ, अभी तक तो काफी अच्छा रहा है। आई मीन जाहिर सी बात है, हर एक काम में अपने स्ट्रगल होता है, हर किसी को अपनी अपनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आसानी से तो थाली में आके कुछ भी नहीं गिरता जिंदगी में। जब मैंने शुरू किया था तब मुझे बहुत ज्यादा डर था इस बात का कि मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस कभी एक प्रोफेशन नहीं था, ये एक हॉबी थी। इवन आप अगर यूएस में देखेंगे या यूके में देखेंगे, इट हैज ऑलवेज बीन अ हॉबी। अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू डू इट अपार्ट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव एंड जॉब्स, जो भी वो डेली लाइफ अपने अपने लिए करते हैं। लेकिन मुझे ये फुल टाइम करना था, मुझे एक करियर के तौर पे इसको डेवलप करना था, और इंडिया में ऐसा कुछ था नहीं। तो मेरे लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे, क्योंकि एक करियर के तौर पे डेवलप करने का मतलब है कि उससे पैसा भी आना चाहिए जिससे आपका घर चलेगा। और वो इस चीज में बहुत मुश्किल है। अब इसके दो ही तरीके थे, या तो मैं जहां भी इन्वेस्टिगेशन करूं उनसे मैं पैसा लूं, चार्ज करूं अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, और दूसरा, जब मैं इन्वेस्टिगेशन करके लौटूं तो फिर मैं उनको कोई जादुई चीजें बेचना शुरू कर दूं, ताबीज तंत्र मंत्र या जो कुछ भी, जिससे कि मैं उनको बताऊं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये मैं करना नहीं चाहता था, ये मैं आज भी नहीं करता हूं। आई हैव डन ऑल माई इन्वेस्टिगेशन फॉर पीपल फॉर एब्सोल्युटली फ्री। इवन द पैरानॉर्मल हेल्पलाइन आई रन, जिसपे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, उन सबके लिए एडवाइस हर तबके के लिए लोगों के लिए फ्री है। तो चैलेंज था, बट देन व्हाट आई डिड कि आई हैड दिस कंटेंट स्किल ऑलवेज, आई बिलोंग टू मीडिया इंडस्ट्री। सो मैंने ये किया कि मैं अपनी इन्वेस्टिगेशंस का कंटेंट डेवलप करता चला गया, और उसके ऊपर मैंने चाहे वो वेब सीरीज बनाई या बुक्स लिखी या पॉडकास्ट किए वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से मैं अपना घर चला लेता हूँ। बट इट हैज बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। अभी आगे बहुत कुछ है देखने और सीखने के लिए, लेकिन कभी कभी थोड़ा आता है साइकोलॉजिकली, आपको लगता है कि यार आप सैड फील करते हैं, बिकॉज चाहे जितने भी आप एफर्ट्स डाल लें, रोज कहीं ना कहीं से कोई खबर आ ही जाती है। तो आपको लगता है कि यार मैं सही कर रहा। अभी एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एक रिसेंट बताऊं, आंध्र प्रदेश के मदनापल्ले में एक हस्बैंड वाइफ है, अपनी दो बेटियों को मार दिया हथौड़े से। उनको लग रहा था कि वो बेटियां दोबारा जिंदा हो जाएंगी। तो और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये मेरे ख्याल से 15-20 दिन पुरानी न्यूज है। मेरे ख्याल से 24 या 25 जनवरी की न्यूज है ये, और काफी पॉपुलर न्यूज थी। तो फिर तब मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं वाकई कुछ कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मैंने जिंदगी में आप अच्छे से जानते होंगे, नरेंद्र दाभोलकर, लेट श्री नरेंद्र दाभोलकर सर का पाथ बहुत स्ट्रांगली फॉलो किया है, बिकॉज आई हैव सीन हिम लिटरली फाइटिंग अगेंस्ट ब्लाइंड फेथ, लूजिंग हिज लाइफ ऑल्सो। उनकी वजह से ही महाराष्ट्र में ब्लाइंड फेथ और ब्लैक मैजिक सुपरस्टिशन इरेडिकेशन लॉ आ पाया। आई होप कि ऐसा एक लॉ जो है वो नेशनली हमारे देश में आए, तो आई थिंक कि चीजें और शायद इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। करियर स्टार्ट किया एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उस पे? क्योंकि कोई भी इंडियन पेरेंट, ब्राउन पेरेंट्स कभी चाहे नहीं कि मेरा बच्चा जाके भूत प्रेतों के बीच में रहे या इन्वेस्टिगेट करे। तो व्हाट वाज दैट रिएक्शन? राइट। देखो, आई बिलोंग टू अ वेरी रेगुलर फैमिली। पापा एक बिजनेसमैन है, मॉम जो है वो होम मेकर है, और मेरी दीदी की शादी काफी ज्यादा पहले हो चुकी है, तो वो अपने ससुराल में रहती है। तो फैमिली में बस हम तीन ही लोग हैं। पापा को ये तो जरूर पता था शुरुआत से कि मैं मीडिया में जाना चाहता हूँ। इनफैक्ट इनिशियल फ्यू इयर्स आई हैव स्पेंट इन मीडिया। मैं एक इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट भी हूँ, 2 साल करने के बाद मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था। तो बट मेरे पेरेंट्स ना वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे हैं शुरुआत से ही, एंड आई एम वेरी लकी टू हैव पीपल लाइक देम बी माई पेरेंट्स। वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको जिंदगी में उतनी चीजें नहीं पता, बट उन्होंने कभी मुझ पर फोर्स नहीं किया कि तुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वट एवर यू वॉन्ट। बट जब मैंने ये काम शुरू किया था तो माई डैड सेड कि सिर्फ उन्होंने इतना बोला कि तुझे लगता है कि तू इससे अपना मतलब खर्चा चला लेगा, अपना घर चला लेगा, कल को तेरी शादी होगी, परिवार चला लेगा, ऐसा लगता है तुझे? मैंने कहा हाँ मुझे लगता है, आई एम श्योर। इसे देन गो फॉर इट। और मॉम को हमेशा डर लगा रहता है, आज भी लगा रहता है। तो जब भी मैं किसी इन्वेस्टिगेशन
कॉल्स आते रहते हैं मेरे पास, जस्ट टू कीप अ चेक ऑन मी वेदर आई एम डूइंग राइट और नॉट, आई एम डूइंग वेल और नॉट. पापा शुरुआत में काफी ज्यादा स्केप्टिक थे कि सही नहीं कर रहा तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है वगैरह वगैरह. बट फिर जब उन्होंने मुझे देखा, धीरे धीरे चीजें आने लगी, मीडिया में आर्टिकल्स आने लगे, लोग नाम जानने लगे, एक अच्छी चीज आगे की तरफ बढ़ने लगी इन अ गुड वे. उन तक कुछ फीडबैक पहुंचा कि यार आपका बेटा अच्छा कर रहा है, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ रहा है, ये होने लगा. तो चार पांच बातें जब उन्होंने सुनी तो उनको भी अच्छा लगने लगा धीरे धीरे. शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बट नाउ इट्स एवरीथिंग इज कूल. लाइक दे ऑल आर ओके विद दिस. Jay, do you believe in God? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यस, भगवान आई में डू विश्वास बिलीव इन है गॉड. आपको? नहीं नहीं, मुझे भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास है. बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं हर साल नवरात्रे रखता हूँ 9 दिन के. मैं हमारे जो इष्ट देवता हैं उनके लिए भी, और मैं 9 दिन के नवरात्रे हर साल रखता हूँ. लाइक ये चल रहा है, पिछले काफी सालों से चल रहा है इनफैक्ट. और मैं हर साल नवरात्रि रखता हूँ. आज भी हर रोज सुबह जब मैं घर से निकलता हूँ अपने ऑफिस के लिए या अपने काम के लिए, तो सुबह नहा के पूजा करके ही निकलता हूँ. किसी भी इन्वेस्टिगेशन पे जाने से पहले आशीर्वाद लेता हूँ. मुझे लगता है कि देखिए, भगवान को मानने के अपने अपने तरीके हैं. कुछ लोगों को लगता है, अब जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे जिंदगी में कुछ चाहिए तो मैं शायद भगवान से मान सकता हूँ कि मुझे मर्सिडीज दे दो, जैगुआर दे दो, 500 करोड़ दे दो, ये दे दो, वो दे दो. मेरा थोड़ा तरीका अलग है. मुझे लगता है कि ये सब मैं कर लूंगा, बस तुम अपना आशीर्वाद बनाए रखना. सो आई ट्रीट माई गॉड लाइक माई पेरेंट्स. मैं अपने मॉम डैड से भी कुछ नहीं मांगता. आई जस्ट कॉल देम, दे जस्ट कॉल मी. वो अपना आशीर्वाद देते हैं, मैं उनका हालचाल पूछ लेता हूँ हर रोज. ठीक वैसा ही कोई रिश्ता मेरा भगवान के साथ भी है. मैं बस उनसे बात कर लेता हूँ. कभी मूड खराब होता है, मंदिर में जाके बैठ गया थोड़ी देर, अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है. अब अ बिग फॉलोअर ऑफ गॉड. लेकिन क्या मैं इस चीज पे यकीन रखता हूँ कि मैं बाहर निकलूंगा और एक बैग में 2,000 करोड़ रुपए मुझे रखे हुए मिल जाएंगे, या मेरी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करने के लिए भगवान खुद धरती पर आएंगे और बोलेंगे कि बेटा ये सब कुछ, मैं इस चीज पे यकीन नहीं रखता. तो सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है. आई डू बिलीव इन गॉड एंड आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ गॉड. ये से गॉड एंड डेविल गो हैंड इन हैंड. अगर आपका भगवान में विश्वास है तो भूतों में भी होता ही है. बिकॉज बिल्कुल है. दे बोथ एग्जिस्ट. सो यू थिंक डेविल एग्जिस्ट, भूत एग्जिस्ट करते हैं? मेरा भूतों में बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट है, विश्वास है. और मुझे लगता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनका स्पोक्स पर्सन भी हूँ. बिकॉज मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, सेम थ्योरी मैं भूतों के लिए अप्लाई करूंगा. मुझे लगता है कि भूत है, लेकिन क्या मुझे कभी भूत दिखाई देगा, दर्शन देगा? मुझे ऐसा नहीं लगता. क्या भूत कोई बड़ा सा राक्षस होता है जिसकी आंखों से खून गिर रहा होता है और एक औरत जो है वो सफेद साड़ी पहनकर हवा में उड़ रही होती है? क्या ऐसा कुछ होने वाला है? तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है. दर्शन तो भगवान भी देंगे नहीं. एग्जैक्टली exactly. और उनको भी किसी ने देखा नहीं है. इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, राइट? इट्स एन एनर्जी. एग्जैक्टली exactly. तो मैं सिमिलरली मैं दोनों चीज में बराबर तौर पे यकीन रखता हूँ. लेकिन अगर कोई मुझसे कह दे कि कल को यार आप मंदिर जाओगे तो आपको भगवान दर्शन दे देंगे, या आप किसी हॉन्टेड लोकेशन पे चले जाओगे तो वहां पर आपको भूत दिखाई देगा, सोफा पे बैठा होगा, आपका इंतजार कर रहा होगा कि आओ भाई बैठो बातें कर ले, तो मुझे नहीं लगता कि वैसा होने वाला है. ये जो कॉन्सेप्ट है भूतों को खतरनाक दिखाने का और डरावना दिखाने का, और वो औरतें उड़ रही हैं, पीपल के पेड़ में लटका हुआ है, 10 साल हो गए मुझे ये करते हुए. न जाने कितनी लोकेशंस पे मैंने कितनी रातें गुजारी हैं, कब्र में लेटा हूँ, शमशान में सोया हूँ, पता नहीं क्या क्या मैंने किया है अपनी लाइफ में. और मुझे अब तक भूत दिखाई नहीं दिया, अब तक नहीं दिखाई दिया. हो सकता है कल को जब दिख जाए तो मैं ये काम ही करना छोड़ दूंगा, वो बात अलग है, लेकिन मुझे अब तक ये दिखाई नहीं दिया है. सो क्या लगता है किस तरह से होते होंगे? क्या एक एनर्जी है, लाइक गॉड इज एन एनर्जी. So या even God is an energy. So what do you think? What kind of energy is that? Negative one, I'm sure, but what kind of energy is that? तो यार ऑनेस्टली जिस तरीके की लोकेशंस को मैंने अब तक एक्सप्लोर किया है, मुझे एक दो जगह पर ही कुछ कभी ऐसा हुआ है कि मुझे कुछ नेगेटिव सा फील हुआ है. ज्यादातर लोकेशंस मेरे लिए बहुत ही रेगुलर लोकेशंस होती हैं. मैं वहां जाता हूँ और आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे करते करते आदत सी हो गई है, मेरे दिमाग को शायद आदत पड़ गई है इस तरह के एनवायरमेंट की. क्योंकि शुरुआत में तो काफी ज्यादा लगता था कि यार कुछ मिल गया तो क्या करूंगा, बट धीरे धीरे एक्सप्लोर करते करते टाइम के साथ साथ अब मुझे आदत पड़ गई है उस चीज की. पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज दोनों में मैं ऑफ कोर्स बिलीव करता हूँ. लेकिन अगेन क्या वो
दिखेगा मुझे इस चीज पर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। To this Bhangar, and you've been to Borivali National Park and been to several places. I'm sure 150 places, right? So have you ever thought कि मेरे साथ कुछ कोई साया आया ऐसा कोई something like that, some energy has come along with me to my home, or something bad faces are going on with me since I visited that one haunted place. ऐसा कुछ हुआ यार है? ये तो मेरे साथ ऐसा तो अब तक कुछ नहीं हुआ। बाकी तो मुझे लगता है कि जिंदगी जो है वो पूरी तरह से नजरिए का खेल है। ये पूरा पर्सपेक्टिव का गेम होता है मुझे लगता है। अच्छा और बुरा वक्त किसकी जिंदगी में नहीं आता, सबकी लाइफ में आता है। हर इंसान सुख और दुख से गुजरता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो चाहे वो कितना भी छोटा हो। अ, अभी मैं आपको बताऊं, अक्टूबर में मैं एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उस दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया उत्तराखंड में और मेरी हील बोन टूट गई। तब से लेके अब तक मैं बेड पर ही हूँ। मैंने अब चलना शुरू किया है धीरे धीरे। तो अब क्या मैं उसको इस तरीके से देखूं कि वहां पर किसी भूत ने मेरा पैर पटक दिया या किसी भूत ने मेरा पैर तोड़ दिया? तो नहीं, इट वॉज मेरली एन एक्सीडेंट। मैं गलत चल रहा था अंधेरे में, मैं स्लिप हो गया, मैं गिर गया। अच्छा बुरा वक्त तो सबकी लाइफ पे आता है, लेकिन क्या मैं उसको ये देखूंगा कि भाई और ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। जब बात अच्छे और बुरे वक्त की निकली है तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब बुरा वक्त होता है तो हम लोग सब भगवान के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, घर पे उनकी प्रेयर्स करते हैं, वट एवर जो भी हमसे बन पड़ सकता है हम करते हैं। लेकिन जब अच्छा वक्त आता है तो आपने देखा है कितने लोग जाते हैं भगवान को थैंक यू बोलने के लिए या फिर उनको मिठाई चढ़ाने के लिए कि भगवान ये आपकी वजह से ना मैंने एक मर्सिडीज खरीद ली है, ये एक चक्का आप रख लो। या ये जो है ये हमने अपना घर बना लिया है, इसका एक कोना हम किसी गरीब को दे देंगे। ऐसा कोई नहीं करता। तो हकीकत तो यही है कि ये सारा गेम जो है ये बुरे वक्त का है। जिस दिन अच्छा वक्त आता है आपको कुछ पता नहीं रहता, ना आप भगवान को पूछते हैं ना आप भभूत को पूछते हैं। आप खुश रहेंगे, आपकी जेब में पैसा रहेगा, एक बुलेट प्रूफ कार के अंदर रहेंगे तो आप किसी भी हॉन्टेड लोकेशन के अंदर भी चले जाएंगे एंड यू वोंट गेट स्कैर्ड। और जब आप अकेले पैदल ट्रैवल करेंगे तो आपको आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी आपके साथ। तो ये होता है। मुझे नहीं लगता कि यार कभी ऐसा कुछ हुआ है, कोई साया फॉलो करके आ गया है। आई एम लीडिंग अ वेरी वेल्दी हेल्दी लाइफस्टाइल और मैं काफी पीसफुल भी हूँ। I would like conclude my interview with, I'll ask you last question. I am born and raised in Mumbai. मैं मुंबई में जन्म हुआ, यही बड़ी हुई। मैंने काफी स्टोरी सुनी है बोरीवली नेशनल पार्क की। आप काफी वक्त काफी दफा वहां गए भी होंगे, काफी आपने इन्वेस्टिगेट किया है, मुझे पता है। मैंने काफी स्टोरी सुनी है, देखी है, पढ़ी है आपके बारे में। तो वहां से जो हर कोई गुजरता है उनको हमेशा से कोई ना कोई नजर आता है, कोई इंसिडेंट होता ही है। या आप कितने बॉम्बे में, बिग मुंबई में, जब बाहर जाए, कहीं इंडिया में भी कहीं बाहर जाए अगर आप, तो कितने सारे रास्ते हैं, कितने हाईवे से हॉन्टेड दे दिया हमको कि ये हॉन्टेड है, अगर यहाँ से जाएंगे तो एक्सीडेंट होना ही है, यहाँ पे किसी ना किसी की डेथ होती ही है। तो लाइक ये वहम है, या 100 लोगों को तो ऐसा वहम नहीं हो सकता? तो व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बताना चाहूंगा। सॉरी मेरे आंसर्स थोड़े लंबे होते हैं क्योंकि इस वर्ड में इलेबोरेशन बहुत जरूरी होती है। चाहे आप वो बोरीवली नेशनल पार्क की बात कर लें या आप आर्य कॉलोनी की बात कर लें, समस्या ये है यहाँ पर कि हम सब लोग दूसरों की कहानी पर यकीन रखते हैं। अ, और कई बार ऐसा होता है कि उन कहानियों पे हम इतना ज्यादा यकीन रखते हैं कि जब हम वहां खुद पहुंचते हैं तो एक हल्की सी आवाज भी हमें लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है। अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी इंटरनेट आर्टिकल्स और ये सब कुछ आपको मिलेंगे वहां पर अबाउट दीज हॉन्टेड लोकेशंस, यू विल फाइंड कि ये सारे आर्टिकल्स एक दूसरे से उठाए हुए हैं। कोई गया नहीं है इन्वेस्टिगेट करने। भानगढ़ के बारे में लोगों ने फर्जी में कहानियां फैला रखी है। आप जब भानगढ़ जाएंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग जो क्या कर रहे हैं ना, वो एक दूसरे के आर्टिकल से मामला उठा करके वो बताते जा रहे हैं, अपने शब्दों में लिखते जा रहे हैं, और इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि वो एक लोकेशन, वो एक जगह बदनाम होती चली जा रही है। आर्य कॉलोनी में जो चुड़ैल सफेद साड़ी पहन के रात में लोगों को डरा रही है, वही चुड़ैल आपको दिल्ली में द्वारका सेक्टर में मिलेगी, आपको भोपाल में ब्रिज पर मिलेगी, आपको हैदराबाद में मिलेगी, आपको चेन्नई में मिलेगी, आपको पटना में मिलती है, आपको लखनऊ में मिलती है, आपको आसाम में मिलती है। बेसिकली ये एक सफेद साड़ी वाली चुड़ैल जो रात में लोगों को सड़क पर डरा रही है, ये पूरे देश में मिलती है। इन्होंने साड़ी भी चेंज नहीं की है इतने सालों से, इनका सेम चल रहा है। तो ये जो है ना, ये कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनका कोई आधार नहीं है। मैं इन सारी जगहों पे हो चुका हूं, चाहे वो नेशनल पार्क हो या फिर आर्य कॉलोनी हो। मैं रात में, आर्य कॉलोनी का तो ऐसा है कि मैं एक टाइम था मैं रॉयल पाम में रह रहा था इनफैक्ट बॉम्बे में। तो जब मैं वहां पर था अपने वाइल माई स्टे फॉर लाइक 3 months,
तो हम लगभग रोज रात को इंटेंशनली 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे निकल जाते थे। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। जिस दिन दिखेगा उस दिन बता दूंगा, लेकिन नहीं दिखा है तो मैं उसको आपको ये नहीं बता सकता कि कुछ है या नहीं, मुझे नहीं दिखा। इफ यू वांट टू नो कि व्हाट इज माय आंसर ऑन इधर नेशनल पार्क और आर्य कॉलोनी, मुझे ऐसा नहीं लगता। दूसरा, कितने हाईवेज या रोड्स या ब्रिजेस ऐसे हैं जो इंडिया में हॉन्टेड है, तो मैं आपको बता दूं वो हर सड़क हॉन्टेड है जिसपे ज्यादा पब्लिक नहीं जाती। रात होते ही जिस सड़क पर रश कम हो जाता है, ट्रैफिक कम हो जाता है, मूवमेंट कम हो जाता है, उस हर सड़क पे भूत है। Last question. My question is, few years back in 2016, Gaurav Tiwari, the India's first paranormal investigator, died under mysterious, circumstances. So इसके बाद काफी लोगों ने कहा, काफी लोगों ने ये धारणाएं बनाई कि वो जब when he passed away, बाथरूम में when he passed away, so इसके पीछे किसी घोस्ट का ही हाथ था, he was possessed या कोई पीछे आ गया था. So what would you comment on it? क्योंकि सबसे पहले तो किसी की डेथ पर कमेंट करना मुझे सही नहीं लगता, बट मैं उस चीज को उस तरीके से नहीं लेता। लाइक आई वुड रादर गो फॉर व्हाट पुलिस सेज, व्हाट पोस्टमार्टम सेज एंड व्हाट दीज रिपोर्ट सेज। मैं उनके साइड पे ज्यादा हूँ, मतलब मैं लॉजिक के साइड पे ज्यादा हूँ। दूसरा क्या है कि जब एक इंसान एक ऐसे प्रोफेशन में होता है, अब मैं हूं, कल को मान लीजिए सड़क पे मुझे कोई ट्रक उड़ा के चला जाए, तो जो लोगों ने मेरा काम अब तक देखा है वो सब ये कहानियां बनाएंगे कि बहुत चौड़ा होके जाता था ये वो करने के लिए और एक दिन इसको लपेट दिया भूत ने। तो ये लोग, ये प्रोफेशन ही कुछ वैसा है। अगर किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की डेथ हो जाती है पूरी दुनिया में, और भी हुई है दुनिया में, तो जब वो मरता है तो उसके बारे में लोग ये कहानियां बनाएंगे ही बनाएंगे। इसमें सच कितना है आई डोंट नो, क्योंकि हमारी कभी कोई बातचीत रही नहीं है, हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। लेकिन इन दिस केस आई वुड ऑप्ट फॉर लॉजिकल वे, जो पुलिस कह रही है और जो अदर रिपोर्ट्स कह रही है, नॉट व्हाट पीपल हैव मेड द स्टोरीज। And giving your time to us and sparing like a lot of information with us. Thank you so much. Thank you so much, Nikhil. It was great. It was great. This was Jay Alani with us. Keep updated, keep tuned with Maxwoman and keep watching us. You can subscribe us maxwoman.com, and we also have a YouTube channel and an Instagram and Facebook ID. Please keep updated and stay tuned. Keep watching. Thank you so much.